साहब, अरुण जेटली, अरुण शौरी, भैरव सिंह शेखावत सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री होने के लायक हैं आप। ये विवाद कहां से शुरू हुआ मालूम है आपको? और मैं चाहता हूं कि मीडिया ने उस विवाद का मूल खोजना चाहिए। हुआ क्या था कि गुजरात असेंबली के चुनाव थे और असेंबली के चुनाव के समय जब यहां चुनाव कैंपेन चलता उसी समय आडवाणी जी का नाम घोषित हो गया प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए। और उसी समय मनमोहन सिंह जी गुजरात चुनाव के कैंपेन के लिए आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मीडिया ने उनको पूछ लिया कि आडवाणी जी का नाम घोषित किया है, आपको क्या कहना है? और प्रधानमंत्री जी ने कहा है जवाब कि उनको डर लगता है कि गुजरात चुनाव के बाद कहीं मोदी इतने बड़े हो जाएंगे तो वही कैंडिडेट न बन जाए, इसने जल्दबाजी में आडवाणी जी का नाम घोषित कर दिया है। ये प्रधानमंत्री का वर्जन है। तो ये मनमोहन सिंह जी ने जिस दिन से कहा है तब से कोई न कोई कहता रहता है। कहीं ना कहीं ये फीलिंग और परसेप्शन नहीं जा रहा है मोदी साहब की बीजेपी के अंदर देयर इज सम काइंड ऑफ फिशर, देयर इज दिस perhaps a lack of credibility in Mr. Advani. Many within the BJP feel. Do you get that sense? भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी ऐसी है कि जिन्होंने सर्वसम्मति से आडवाणी जी का नाम घोषित किया। एनडीए ने मिलकर के आडवाणी जी के नाम को समर्थन किया और पूरे कैंपेन में बीजेपी एनडीए मिलकर के आडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी का नाम घोषित किया, लेकिन यूपीए का एक भी पार्टनर उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है, विरोध कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, कांग्रेस का एक भी सीनियर नेता मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में एक बार भी बोलता नहीं है। न मैंने प्रणब मुखर्जी को सुना है, न मैंने अर्जुन सिंह जी को सुना है। आप कोई भी बड़ा नाम ले लीजिए कांग्रेस का, एक भी व्यक्ति उनके नाम का उल्लेख नहीं कर रहा है। तो अकेला सोनिया जी का परिवार बोलता रहता है। आई वॉज ट्रैवलिंग टू अहमदाबाद yesterday. कुछ जगह में मुझे पोस्टर्स दिखे, आडवाणी जी का तस्वीर थोड़ा सा छोटा, आपका बहुत बड़ा। Doesn't that create problems within the BJP? One sense which goes out that BJP में बहुत सारा डिवाइड है, हर नेता कुछ कुछ अलग अलग बातें बोल रहे हैं। ऐसी कोई गलती हो तो सुधार लेंगे। एंड थैंक्स टू मीडिया, अगर ऐसी कोई गलती हमारे ध्यान में लाए। आप गलती मानते हैं और डू यू आल्सो टेक इट एज अ पर्सनल अचीवमेंट? गलती इट्स अ पर्सनल अचीवमेंट दैट पीपल सी यू आर। मैं इसको गलती मानता हूं और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी कोई गलती पर ये ध्यान आकर्षित किया। आई एम थैंकफुल टू मीडिया एंड वी विल करेक्ट इट। You've done so much for Gujarat, but Mr. Modi, don't you have your own personal ambitions? क्या आपका मन नहीं करता अब गुजरात के बाद दिल्ली चले? बहुत लोग होते हैं जिनके जीवन में ड्राइविंग फोर्स एम्बिशन होता है। मेरे जीवन में मिशन ही सब कुछ है, एम्बिशन कुछ नहीं। और मैं बचपन से उन बातों को सीखा हूं, समझा हूं और कोशिश करता हूं जीने का प्रयास करूं। वो है लेना, पाना, बनना। ये मेरे जिंदगी के किसी भी रास्ते पर है नहीं। अगर आडवाणी जी खुद आपको बोले कि आप दिल्ली आइए, अगर एनडीए की सरकार बनती है तब? तो आपके चैनल को बताएंगे कि मुझको बताएंगे? Okay, now we talk about the whole weak Prime Minister campaign, Mr. Modi. Do you think somewhere the strong retaliation which came from Dr. Manmohan Singh came as a surprise to the BJP? Were you a bit surprised that Dr. Manmohan Singh इतना aggressive हो सकते हैं? प्रधानमंत्री जी, देखिए, उनको ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ये होम्योपैथिक गोली जैसा है। होम्योपैथी की गोली आप जब लेते हैं तो शुरू में दर्द उभरता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एजेंडा सेट किया तो पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला गई, हाँ भाई ये तो मर गए। और इसलिए उनको आर्टिफिशियली ये करना पड़ा जो चला नहीं। जैसे मैं उनको आज चैलेंज करता हूं कि भाई आपकी मजबूत सरकार है, इसका सबूत दीजिए। जैसे तालिबान के द्वारा सिखों पर इतना जुल्म हो रहा है, सिखों से जजिया मांगा जा रहा है, सिखों के परिवार को घेर लिया गया।
अगर ये मजबूत सरकार का दावा करते हैं, क्या किया उन्होंने, देश को बताएं। दूसरा, मेरे गुजरात में 3 बार असेंबली ने आतंकवाद के खिलाफ घुसपैठ का कानून पास किया, 3 बार दिल्ली भेजा, अभी तक वो हाँ भी नहीं कह रहे हैं, ना भी नहीं कह रहे हैं। मैं उनको 10 बार मिला इस मुद्दे पर, अडवाणी जी 10 बार मिले, जब भी मिलते कहते हैं अच्छा मोदी जी मैंने तो हाँ कर दिया है, मैंने तो बता दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने हाँ किए दिया है, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ, मतलब सरकार कोई और चला रहा है। ये सीधे सीधे सबूत दे रहे हैं। जब हम उनको कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं तब हम उनके फिजिकल फिटनेस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनका हाइट कितना है, वेट कितना है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, सीना कितना चौड़ा है, दिस इज नॉट द एजेंडा। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री पद, और दूसरी बात है जिन मुद्दों पर देश में बहस होनी चाहिए, हमारे कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप के मीडिया के लोग हैं, उनको उसमें रुचि नहीं है। जैसे मैं 3 कारण देता हूं प्रधानमंत्री कार्यालय की वीकनेस के। क्या देश का प्रधानमंत्री इलेक्टेड होना चाहिए कि नॉमिनेटेड होना चाहिए? इलेक्टेड प्रधानमंत्री की ताकत और होती है, नॉमिनेटेड की स्थिति और होती है, सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। दूसरा है प्रधानमंत्री कंप्लीट फ्रॉम 0 to 100 डेमोक्रेटिक प्रोसेस से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, या डायनेस्टी के आशीर्वाद से पैदा होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 2। और तीसरा, प्रधानमंत्री अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आया है तो उसको कोई भी निर्णय करते समय भरोसा रहता है कि जनता जनार्दन मेरे पीछे खड़ी है। यहां पर उसके मन में हमेशा रहता है कि परिवार मेरे पीछे खड़ा है कि नहीं खड़ा। हर मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कल भी उन्होंने बोला था कांदाहार की बात करते हैं। जैसे कि आप मुझे प्रूफ दीजिए, बीजेपी हमें प्रूफ दे कि हाउ आर दे मजबूत। दे कीप ऑन टॉकिंग ऑफ द कांदाहार इशू। मैं बताता हूं, जो कांग्रेस के लोग आज कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उनके मुंह पे ताला लगा था क्या? वो बोल सकते थे ये 150 लोग जो विमान में है मरने दो, ये उन्होंने हिम्मत क्यों नहीं जताई? और आज भी वो जवाब दे, क्या उनका कंधार के संबंध में आज भी मत है कि 150 निर्दोष लोगों को मारने के पक्ष में थे? अभी भी बोले ना, क्यों नहीं बोलते? और मैं उनको पूछता हूं, चरारे शरीफ से आतंकवादियों को क्यों छोड़ा गया? चरारे शरीफ में आतंकवादियों ने किसी को बंदी नहीं बनाया था, और सेना सक्षम थी। और उन दिनों तो मैं कश्मीर में रहता था, मुझे मालूम है, सेना ने घेर के रखा था और टॉप पोस्ट आतंकवादी आने वाले थे, कब्जे में छोड़ दिया। मैं मनमोहन सिंह जी को पूछा, 2005 में आंध्र में नक्सल वालों की एक मीटिंग चल रही थी, 60 नक्सलवादी टॉप मोस्ट यानी मेन ब्रेन ये सिक्योरिटी फोर्स के घेरे में आ गए। राजशेखर रेड्डी जी ने और दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने मिली भगत से उन 60 लोगों को से पैसे दे दिया गया। क्या कारण था? वहां तो किसी को बंदी नहीं बनाया था। इन सेलों का जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात है, मजबूती की निशानी है हम पोटा का कानून लाए, मजबूरी की निशानी है पोटा कानून आपने हटाया। मुद्दों की चर्चा करो ना, खाली कंधार शब्द की माला जपने से नहीं होता है। I noticed when the Prime Minister came to Gujarat, he only talked about development. Do you think the Congress has finally realized that this is the only issue which will work, at least in Gujarat? Earlier जो वो लोग बातें करते थे 2002 and all that, even they are beginning to realize it doesn't make sense at all? Not only in Gujarat, everywhere in India, people are fed up with this vote bank politics. They want a change. They want a politics of development.